ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उल्लिखित घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। यदि इस कहानी में किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, से मिलती जुलती स्थिति प्रतीत होती है, तो वह पूरी तरह संयोग मात्र है। लेखक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को आहत करना नहीं है। सुबह का हल्का हल्का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से शहर की सड़कों को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर पसरी अजीब सी खामोशी ने जैसे समय को थाम लिया हो। एक अजीब सी घबराहट और उलझन हवा में तैर रही थी, जिसे बीच बीच में चप्पलों की खटखट और लोगों की फुसफुसाहटें तोड़ रही थीं। सड़क के बीचों बीच एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जैसे सभी कुछ बड़ा घटित होने का इंतजार कर रहे हों। हर किसी के चेहरे पर असमंजस था और उनकी आंखों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ के बीच में एक एम्बुलेंस की हॉर्निंग गूंज रही थी, जो तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ रही थी। उसकी बत्तियां चमकती हुई लोगों के बीच से रास्ता बना रही थीं। सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और पुलिस वाले इधर उधर दौड़ते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। लोग खड़े खड़े अफवाहें फैला रहे थे, कुछ अपने फोन में तस्वीरें खींचने में लगे थे, जैसे ये किसी फिल्म का दृश्य हो। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि असल में क्या हुआ था। घटनास्थल पर पसरी खामोशी और तनावपूर्ण माहौल ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी अचानक एक गाड़ी का शोर सुनाई दिया, जो भीड़ को चीरते हुए घटनास्थल तक पहुंची। गाड़ी के रुकते ही उसका दरवाजा खोला गया और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो था अधिराज रघुवंशी, जो बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वो किसी बुरे ख्वाब से जागा हो, और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। अधिराज की नजरें चारों ओर दौड़ रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, और फिर वो तेजी से पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस वाले भी हैरान थे, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अधिराज घबराते हुए बोला, इंस्पेक्टर, मैं अधिराज रघुवंशी, मैं राधिका रघुवंशी का पति हूँ। कहाँ है वो और मेरी बच्ची कहाँ है? उसकी आवाज में बेचैनी और डर था, जैसे वो किसी बुरी खबर का सामना कर चुका हो, और अब उसे एकमात्र उम्मीद यही थी कि पुलिस उसकी मदद करेगी। उसके शब्द जैसे हौले हौले बाहर आ रहे थे, और हर शब्द के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी हल्की सी परेशानी थी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले। अधिराज का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि जैसे हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पूरी रोड में घना सन्नाटा पसरा था, जैसे समय थम गया हो। सबकी निगाहें उस पुलिसवाले पर जमी थीं, जो उसके सामने खड़ा था, और अधिराज की बेचैनी साफ साफ महसूस हो रही थी। उसका दिल मानो उसकी छाती से बाहर कूदने को तैयार था। क्या हो रहा है? वो अंदर से बड़बड़ाया, पर जुबां से कुछ नहीं निकल पा रहा था। उसकी नजरें पुलिसवाले के चेहरे पर थीं, जो शांत और गंभीर था, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। इंस्पेक्टर ने अपनी कागजों को पलटते हुए अधिराज से कहा, मिस्टर रघुवंशी, प्लीज शांत हो जाइए। हमें आपकी बेटी तो मिल गई है, लेकिन उसकी आवाज में एक खामोश दबाव था, जो अधिराज के दिल में एक ठंडक सी पैदा कर रहा था। वो इंस्पेक्टर की बातों का पूरा मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट के मारे उसकी सोचने की क्षमता जैसे चली गई थी। पर क्या? इंस्पेक्टर, जल्दी बोलिए, अधिराज ने बेसब्री से पूछा। उसकी आवाज में डर और आशंका का मिला जुला भाव था। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, राधिका कहाँ है? इंस्पेक्टर का चेहरा अब और भी गंभीर हो गया। वो चुप हो गया, जैसे वो कुछ कहने से पहले अपने शब्दों को सोच रहा हो। पूरी चुप्पी के बीच वो केवल इतना ही कह पाया, आपकी वाइफ। और फिर अचानक वो चुप हो गया। अधिराज का दिल मानो रुक गया था। वो अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी, और अधिराज का मन एक भयंकर तूफान की तरह उमड़ रहा था। वो जानना चाहता था कि अब राधिका का क्या हुआ था। इंस्पेक्टर ने संजीदगी से कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप खुद चल के देख लीजिए, क्योंकि हमसे बताया नहीं जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो अधिराज के दिल में डर और शंका की लहर दौड़ाती है। अधिराज ने बिना कुछ कहे इंस्पेक्टर का पीछा करना शुरू किया। भीतर ही भीतर उसके मन में सवालों का तूफान मचल रहा था। क्या हो रहा है? मेरी बीवी और बेटी कहाँ हैं? उसकी धड़कन तेज हो गई थी। इंस्पेक्टर की चुप्पी और संजीदगी ने उसे और भी असहज बना दिया था।
इंस्पेक्टर बिना एक पल भी रुके गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में घनी छांव और हवाओं की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। हर कदम के साथ अधिराज का डर और बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में ये सवाल गूंज रहा था, ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्या ये सब सच है या ये कोई फंदा है? कुछ मिनटों बाद वे दोनों एक अंधेरी सी जगह पर आकर रुके। वहां की खामोशी और अजीब सी शांति ने अधिराज को और भी बेचैन कर दिया। उसके मन में गहरी अनहोनी की शंका ने जन्म लिया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी बुरी खबर छुपी हुई है और शायद वो उसके सामने लाने की तैयारी कर रहे थे। अधिराज का चेहरा तनाव और चिंता से विकृत हो गया। उसने इंस्पेक्टर की तरफ घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ हैं? उसकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा था, पर साथ ही साथ एक गहरी दुआ भी, जैसे वो यह उम्मीद कर रहा था कि इंस्पेक्टर उसका जवाब दे और उसे एक राहत मिले। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए उसे घूरा, लेकिन फिर चुपचाप जंगल की गहरी साइलेंस में वापस खो गया। उसकी आंखों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, बस एक गहरी चुप्पी जो अधिराज के मन में और सवाल खड़े कर रही थी। इस चुप्पी ने अधिराज को और भी परेशान कर दिया था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ था। अधिराज के दिल में डर और असमंजस का साया और भी गहरा हो गया था। यह अकेला, सुनसान जंगल और इंस्पेक्टर की मौन चाल उसके भीतर छुपे डर को उजागर कर रहे थे। उसके शब्दों में अब घबराहट और असहायता थी, जैसे वो कहीं खो सा गया हो। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से अधिराज को सामने देखने का इशारा किया। देखिए, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, बस एक कड़ा, निर्भीक निर्देश था। अधिराज ने अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाकर गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सामने की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजरें उस दृश्य पर पड़ी, उसकी आंखें असमंजस और भय से फैल गईं। उस पर एक कड़ी शौक की लहर दौड़ी। उसकी आंखें उस दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए जैसे बर्फ हो गईं, मानो उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था, उसे वो समझने या उसे पचा पाने की स्थिति में नहीं था। अधिराज का चेहरा पहले से भी ज्यादा पिलपिला और पसीने से सना हुआ था। उसकी तंग सांसें और तेज धड़कनें उसे इस दृश्य की वास्तविकता से जूझने की कोशिश कर रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें तेजी से बहने लगीं, जैसे वो पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ हो। उसकी शारीरिक स्थिति ये दिखा रही थी कि उसका शरीर भी इस भयानक दृश्य को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी जबान कांप रही थी, जैसे शब्द उसके मुंह से बाहर निकलने से पहले ही डर के कारण रुक रहे हों। उसकी थकी हुई आंखों में किसी अनहोनी के डर का साफ संकेत था, जैसे वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया हो। जब उसने कुछ कहने की कोशिश की, तो उसकी आवाज बुरी तरह से कांप उठी, जैसे शब्दों ने भी उस पल के डर से खुद को छिपा लिया हो। ये क्या है? उसका गला रूंधा हुआ था, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द उस तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे थे। उसकी आवाज में घबराहट, शंका और दर्द का मिला जुला असर था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज और डरा हुआ था। सामने जो कुछ भी था, वो उसकी कल्पनाओं से परे था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था, वही सच्चाई है। नहीं, अधिराज चिल्लाते हुए जल्दी से अपने चेहरे को उस तरफ से फेर लेता है जहां पर राधिका की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर पुलिस और फोरेंसिक टीम के लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उस खौफनाक दृश्य के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राधिका की शव का रूप को देखकर किसी के भी रूह में कपकपी दौड़ जाए। उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था, जैसे वो किसी आघात का शिकार हुई हो। चेहरे पर दर्द और भय के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे उसकी आंखें अभी भी उस भयानक घटना को याद कर रही हों। मृत शरीर की स्थिति ने पूरी जगह को जैसे शोक और डर से घेर लिया था। आसपास के लोग बस खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें या क्या करें। पुलिस ने क्षेत्र को घेर रखा था, लेकिन उनकी आंखों में भी उस शव की स्थिति को देखकर सवाल थे, जो वो अब तक नहीं सुलझा पाए थे। फोरेंसिक टीम के लोग, जो आमतौर पर किसी दृश्य को तटस्थ रूप से निरीक्षण करते हैं, आज चुपचाप और गंभीर मुद्रा में थे। आसपास की हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, शायद खून की, शायद मौत की, लेकिन ये खामोशी और भय हर किसी के दिल में घर कर गई थी। वो शव और उसका दर्द, दोनों ही अनकहे सवाल छोड़ गए थे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। टू बी कंटिन्यू।